हाय, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं बिंदास बोल विद डॉक्टर कुमार कांबले। औरतों में जो फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, इसको अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो औरतों में या फीमेल्स में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने के या सेक्सुअल जो भी मुश्किलें जो आ रही होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए है। जनरली ये टॉपिक्स काफी कम डिस्कस किए जाते हैं, बट वी आर हैविंग a panelist of a sexologist, which Dr. Kumar Kamble, and also an obs and gynec doctor, Nuradha, who would be sharing their thoughts on this. एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में करीब 40% औरतों ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में इस प्रॉब्लम को फेस किया है, पर क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता क्या है, इसलिए वो चुप रहती है और कई बार इग्नोर करती है, जो बाद में कई बार प्रॉब्लम्स को भी जन्म देता है। However, female sexuality is still a taboo, as we know, and sexual concerns are generally overlooked, underdiagnosed, and untreated. भारत में मेल्स के सेक्सुअल इश्यूज और ट्रीटमेंट पर तो बातें भी होती हैं और लोग डॉक्टर्स को भी अप्रोच करते हैं, लेकिन जब बात महिलाएं यानी फीमेल्स की आती है तो बिल्कुल खामोशी हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं अपनी बीमारी को खुद समझें और उनका ट्रीटमेंट भी कराएं थ्रू एक्सपर्ट डॉक्टर्स। करीब 51.8% का जो पॉपुलेशन है, यानी जो हमारी आधी पॉपुलेशन है इंडिया की, ग्लोबली they have one or more sexual problems, like pain during intercourse contributes to around 71.8%, reduced desire contributes to around 54.9%, where it is highest among different complaints. Reduced orgasmic contributes to around 43.66%, and sexual arousal problems contributes to around 32.39%. आज हमारे बिंदास बोल के एक्स एपिसोड में हम लोग बातें करने वाले हैं अपने एक्सपर्ट से इसी फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में। ये जानने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर कुमार कांबले, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन एक्सपर्ट है, वो शामिल है। पहली बार हमें ज्वाइन कर रही है डॉक्टर अनुराधा नारायण, जो कि एक शी इज लाइक फॉर अ डीकेड शी इज एन ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एंड शी हैज बीन हेल्पिंग वुमेन विद how to take control of their reproductive health and fertility. She has this degree, the medical degree that she has got, she has received from the prestigious Madras Medical College, and she has also received the 2011 Mr. De Silva Memorial Award and H. Desa Silver Jubilee Awards in 2012. Currently, she is working as a consultant and chamber attached to the Apollo Spectra Hospitals and Salva Diagnostic Center. She is also a member of LOGS, FOXY, and EFC. Hello, Dr. Kumar Kamble, and good evening. Welcome to this show, Dr. Anuradha. Good evening, Smita ji. Good evening, ma'am. Good evening, Smita. Thanks a lot for such an elaborate introduction. So pleased to have both of our experts here. तो आज के जो शो का जो हमारा टॉपिक है फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, इसमें पहला आपसे ये सवाल करना चाहूंगी डॉक्टर कुमार कामले की जो फेजेस होते हैं सेक्सुअल रिस्पॉन्स के, वो क्या होते हैं? सेक्सुअल का जो एक रिस्पॉन्स साइकिल होता है, उसके क्या फेजेस होते हैं? जैसे माना जाता है कि फीमेल्स का जो नेचर है वो काफी सेंसिटिव होता है, तो ये नेचर इनके जो सेक्सुअल सेंसिटिविटी का कारण होता है। फीमेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल कहे या सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल कहे, इसे मोटे मोटे तौर पर अगर जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले होती है डिजायर, इच्छा, फिर होती है उत्तेजना, एक्साइटमेंट, फिर होता है ऑर्गेजम, चरम सुख या परमानंद, और फिर होता है रेजोल्यूशन, जो आराम जैसा फेज होता है। ये एक मोटे मोटे तौर पर, ये सिंपल सी भाषा में अगर मैं सेक्सुअल साइकिल को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ऐसे हम इन शब्दों में समझ सकते हैं। इसे अगर थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँ तो अगर सेक्स के बारे में विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं और पार्टनर से जुड़ने की इच्छा हो रही है तो उसे हम डिजायर फेज करेंगे। अब ये डिजायर फेज जब शुरू होता है, दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं, तो इससे ही जुड़े हुए बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। जैसे ब्लड फ्लो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में बढ़ जाता है, जैसे सांसें तेज हो जाती है, स्किन पर ब्लड का बहाव बढ़ जाता है, ब्रेस्ट पर, निप्पल पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। उसी तरह इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है, वजाइना, योनि, उस पर भी खून का बहाव बढ़ जाता है। क्लाइटोरिस, योनि लिंग जो कहते हैं, द क्या कहते हैं, पैरेलल टू मेल पेनिस जो होता है, वहां पर भी खून का बहाव बढ़ जाता है। लेबिया, जो होठों की तरह पंखुड़ियां होती है,
फीमेल वजाइना के बाहर, योनि के बाहर, उस पर भी खून का बहाव बढ़ जाता है। तो ये हो गया एक्साइटमेंट फेज। इसके बाद अगर संभोग होता है, सेक्स होता है, इट कैन बी आइदर मास्टरबेशन द्वारा हो सकता है या पार्टनर के साथ हो सकता है। दोनों ही स्थिति में आगे चलकर ये स्थिति बढ़ते जाती है और फिर तब पीक पॉइंट आता है इस सेक्सुअल रेस्पॉन्स साइकिल का, और जो जिसे हम ऑर्गेजम कहते हैं, चरम सुख कहते हैं, परमानंद कहते हैं। और उसके बाद फिर जो रिलैक्स फील होता है वो फेज थोड़े समय चलता है, और इस समय में फिर वापस से ये साइकिल रिपीट नहीं होती, उस समय के लिए रिफ्रैक्टरी हो जाते हैं। आमतौर पर इस तरह से सेक्सुअल साइकिल देखी गई है। महिलाओं के बारे में एक ही डिफरेंस होता है, ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, कई बार ये कुछ महिलाओं में ये रिफ्रैक्टरी पीरियड थोड़े देर से आता है, तो ऑर्गेजम जो है वो बार बार एक्सपीरियंस भी किया जाता है। तो ये मोटे मोटे तौर पे ये सेक्सुअल हेल्थ सेक्स साइकिल हम सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल इस तरीके से हम समझ सकते हैं। डॉक्टर अनुराधा, जैसे आपके पास पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स आते होंगे, क्या आपने एक्सपीरियंस किया है, क्या वो इतने जागरूक हैं और सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसे डिजीज को लेकर के, या किस तरह से वो अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आपके पास अप्रोच करती है और आपके क्या सजेशंस रहते हैं? मोस्टली क्या होता है, पेशेंट्स बहुत शाई होते हैं क्योंकि वो अकेले नहीं आते, दे अकम्पनी बाय समबडी। तो क्योंकि वो किसी के साथ में आते हैं तो वो लोग मौका ढूंढते रहते हैं कि डॉक्टर अकेले में मिले तो हम उनको अपनी प्रॉब्लम समझा सके। लेकिन वो टाइम पीरियड बहुत कम होता है। लाइक हम लोग जब एग्जामिन कर रहे हैं वो टाइम पे बहुत शॉर्ट कांटेक्ट में आते हैं, दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लाइक मेनी पेशेंट्स दे अंडरस्टैंड दैट देयर नीड्स, लेकिन क्या होता है कि उनकी नीड्स क्या है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दे थिंक इट्स अ टैबू कि हम कैसे डिस्कस करें, पब्लिकली कैसे बताया। मेरे साथ में जो आई है, अगर वो ये सुनेगी कि मैं बातें डॉक्टर से डिस्कस कर रही हूँ तो उसको कैसा फील होगा। तो मोस्टली क्या होता है, दे आर वेरी शाई, वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। और जब ये एक्सप्रेस भी करते हैं सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आप वहां पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लाइक इट्स एकदम ब्रीफ पीरियड में, दे डोंट वांट समबडी एल्स टू बी नोन। जब बाहर जा रहे हैं, जब सडनली दे जस्ट वांट टू एक्सप्रेस कि मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन अभी इतना कम टाइम में यू कैन डू मच फॉर देम। वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि नो, यू हैव टू कम एंड कंसल्ट प्रॉपर्ली, चाहे तो अकेले आओ, हस्बैंड के साथ आओ, लेकिन दे जस्ट अवॉइड इट। दे फील कि जो ब्रीफ कांटेक्ट हुआ है डॉक्टर के साथ उसमें ही हमें कुछ ट्रीटमेंट मिल जाए, एंड दे थिंक कि टैबलेट्स या पिल्स से ये चीजें सॉल्व हो सकती है, बट दैट एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। बट अदर थिंग्स लाइक अ काउंसलिंग एंड ऑल हेल्प्स मोर। ऐसे जो स्थितियां होती हैं उनमें ज्यादा हेल्प करता है वो। तो इसके लिए इट्स लाइक इंडिया में इट इज वेरी प्रिवलेंट, और मोस्ट ऑफ द वुमेन्स दे एक्सपीरियंस बट दे कांट एक्सप्रेस। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि वो कैसे एक्सप्रेस करे अपने आप को। बिल्कुल। इंडियन पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो करीब 73.2% ऐसी महिलाएं हैं इंडियन पॉपुलेशन में जो कभी ना कभी सेक्सुअल डिसफंक्शन या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होती हैं। इसमें बहुत ही कम वुमेन ऐसी हैं जो डॉक्टर्स को अप्रोच कर रही होती हैं। और डॉक्टर अनुराधा, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि किस तरह के एक्चुअली सेक्सुअल डिसफंक्शंस होते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन के टाइप क्या क्या है? एक्चुअली अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो 3 टाइप्स ऑफ जो है डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट, जैसे सर ने बोला एरोजल, तो जो एरोजल डिसऑर्डर्स होते हैं, सेक्सुअल इंटरेस्ट कम होता है उन लोगों को, वैसे डिसऑर्डर्स। सेकंड इज व्हेन दे आर नॉट एबल टू अचीव ऑर्गेज्म, तो वो सेक्सुअल ऑर्गेस्मिक डिसऑर्डर्स में आ जाता है कि दे आर नॉट एबल टू फील इट, दे आर नॉट एबल टू अचीव द क्लाइमेक्स। And third is like, which is more related to our field like gynec, which is due to penetration pain or genitopelvic pain, which is also known as dyspareunia. तो dyspareunia usually 2 तरीके के होते हैं, एक superficial, एक deep। सुपरफिशियल मतलब एट द एंट्री पॉइंट उनको ज्यादा पेन होता है, डीप में जब भी डीप अंदर पेनिट्रेशन होता है तो वो टाइम पे उनको ज्यादा पेन होता है। यूजुअली डिस्पेरोनिया जो है कुछ पैथोलॉजिकल कॉजेज होते हैं उसके, इसके लिए उनको वो पेनफुल क्वाइटस होता है। लेकिन कभी कभी देयर इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल कॉज व्हाट वी नोन एज वेजिसनिस्मस, दैट इज दैट इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो दे कांट प्रिवेंट इट, मीन्स उनको पेनिट्रेशन का इतना फियर है कि वो लोग क्या करते हैं कि अपने देयर इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं पेल्विक मसल्स के, लेग्स के, और वो प्रिवेंट करते हैं कि पेनिट्रेशन ना हो। बाकी जो कॉजेज आते हैं वो यूजुअली पैथोलॉजिकल हैं, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, अंदर कोई डिजीज है, सिस्टमिक डिजीजेस हैं,
इसके लिए उनको वो पेन होता है एंड दे आर नॉट एबल टू बी सेक्सुअली सेटिस्फाइड। वो पेन के कारण इट प्रिवेंट्स देम टू हैव अ नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ। और डॉक्टर अनुराधा, यहाँ एक ऑडियंस का सवाल शामिल करना चाहूंगी। 45 साल की एक उम्र की महिला हमसे पूछ रही है कि उन्हें 3 सालों से करीब थायराइड और डायबिटीज का प्रॉब्लम है। उनका ये क्वेश्चन, उनका ये सवाल है कि क्या थायराइड और डायबिटीज होने के कारण मेरे सेक्सुअल फंक्शनिंग इफेक्ट हो सकता है? क्या उनका जो सेक्सुअल फंक्शनिंग है वो कितने हद तक इफेक्ट हो सकता है, और अगर ऐसा है तो क्या उन्हें डॉक्टर का अप्रोच करना चाहिए? यूजुअली अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है या हाइपोथायराइड है तो वेट गेन के कारण उनको हिंड्रेंस हो सकता है। इफ दे आर हैविंग अ नॉर्मल वेट, कभी कभी जो ब्लड वेसल्स का डिसऑर्डर्स होता है जैसे आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, अगर दे है उनका जो शुगर्स इतना अनकंट्रोल है कि उनकी ब्लड वेसल्स को इफेक्ट कर रहा है, तो वो ब्लड वेसल्स नॉर्मली सब जगह सारे बॉडी पार्ट्स में होते हैं, तो जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स को शुगर इफेक्ट करता है वैसे ही उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। तो उनको हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उनको होगा ही, इट डिपेंड्स कि उनका शुगर वगैरह कितना कंट्रोल में है, उनका बॉडी वेट कितना अच्छा है, उनका थायराइड शुड बी नॉर्मल, और वो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस लाइक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो जो जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आगे हो जाते हैं। मतलब आप उनको अवॉइड कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं उनको। डॉक्टर कुमार कामले, ये कितना कॉमन है सेक्सुअल डिस्फंक्शन? तो हमने जस्ट आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स शो किए, लेकिन इतनी मतलब 50% से भी ज्यादा, करीब 73% पॉपुलेशन ऐसी है, जनसंख्या ऐसी है जो इस तरह के फंक्शन, इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। हमने एक कुछ दिनों पहले मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन पे काफी सेक्सोलॉजिस्ट से और डॉक्टर से बात की थी, लेकिन फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन फिर भी आज के दिन में टाबू है। तो कॉमन होते हुए भी इसका जो ट्रीटमेंट है, लोग इसको अप्रोच नहीं कर रहे होते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बात में? इसके लिए जो है फीमेल सेक्सुअल मतलब सेक्सुअलिटी की जानकारी होनी जरूरी है। ये एक नॉर्मल बात है, इसे समझना जरूरी है, नॉर्मलाइज करना जरूरी है। मेरी मेंटल हेल्थ का एक हिस्सा मेरी सेक्सुअल हेल्थ भी है। ये अगर जिस दिन हम नॉर्मलाइज करें और बचपन से सिखाते जाए, अगर हम शरीर को स्वस्थ रखना सिखाते हैं, भाई दौड़ते जाओ, अच्छा खाना खाते जाओ, उसी तरह सेक्सुअल हेल्थ को भी अच्छा रखने के हिसाब से हम एजुकेट करें, तो ये जानकारी जब लोगों के बीच में पहुंचने लगेगी और ये नॉर्मलाइज होगा, तो फिर इसके बारे में आगे खुलकर चर्चा होगी और खुलकर इसके लिए फिर इलाज के लिए मदद भी मांगी जाएगी। अभी बहुत बार, जैसे मैडम ने बहुत अच्छे से बताया था, कि कई बार टैबू की तरह देखा जाता है कि भाई सेक्स जो है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए करना है, बच्चे पैदा करने के लिए, बाकी इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है, इसका हमारी जिंदगी की मूलभूत जरूरत है। इस कंसेप्ट का ही लोगों के बीच में चलन नहीं है। सेक्स भूख की तरह होता है, प्यास की तरह होता है, नींद की तरह होता है। सेक्स ये बेसिक इंस्टिंक्ट है जो हर किसी को फॉलो होती है जीवन जिंदगी जब तक है तब तक। सो ये बेसिक जानकारी लोगों के बीच में अगर पहुंच जाती है, तो फिर अगर मुझे सेक्स से जुड़ी हुई परेशानी है तो मुझे इसके बारे में कुछ करना है। जैसे मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं उसके लिए कुछ सवाल पूछूंगा, जानकारी लूंगा, मदद लूंगा। मुझे भूख में गड़बड़ी हो रही है, वो बहुत ज्यादा खा रहा हूँ या बहुत कम खा रहा हूँ, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ मदद लेता हूँ। प्यास में गड़बड़ी हो रही है, तो इसी तरह सेक्स में भी गड़बड़ी हो रही है। अगर ये चीज लोगों के बीच में नॉर्मलाइज की जाए तो आसानी से फिर इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग उभर कर सिंपल तरीके से, बहुत महिला पुरुष दोनों भी इसके बारे में खुलकर और बेहतर तरीके से हेल्प हासिल करना शुरू करेंगे। डॉक्टर अनुराधा, ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो फीमेल्स में पाया जाता है उसके सबसे प्रमुख कारण क्या है? काइंडली फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों रीजन, दोनों कॉजेस पे आप थोड़ा लाइट डालें। कॉजेस तो बहुत सारे हैं, अगर हम इलेबोरेट करें तो फिर हमें पूरा सेशन कम पड़ेगा। ऑन अ ब्रॉड कैटेगरी में हम कह सकते हैं कि फिजिकल कॉजेज में लोकल कॉजेज और जो सिस्टमिक कॉजेज बोल सकते हैं। तो लोकल कॉजेज जैसे मैंने बताया कि ब्लड फ्लो कम है, उनका नर्व सप्लाई में कुछ तो प्रॉब्लम है, उनको कुछ लोकल लीजन्स हैं जिसके कारण उनको तकलीफ हो रही है। तो जैसे ब्लड सप्लाई कम होने के डायबिटीज है, पोस्ट सर्जिकल है जिनका कैंसर ट्रीटमेंट हुआ है, मेजर म्यूटिलेशन वाली सर्जरीज हुई है कैंसर वल्वा के लिए, तो ऐसे में उन लोगों को ब्लड फ्लो कम होता है एंड इसके कारण भी उनको नॉर्मल एरोजल नहीं होता है, दे आर नॉट एबल टू अचीव जो है पीक नहीं अचीव कर पाते हैं। फिर कुछ मेडिकेशंस होती हैं
जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं या कुछ कीमोथेरेपी एजेंट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं उन लोगों को फिजिकली, तो उस लोगों में ऐसा प्रॉब्लम होता है। फिर हार्मोनल चेंजेस, यूजुअली फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं औरतों में, लाइक प्रेगनेंसी के टाइम पे या पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स हैं, पेरीमेनोपॉजल वुमेन्स हैं, तो बिकॉज ऑफ वेजाइनल ड्राइनेस उस वक्त उनका सिक्रीशंस कम रहते हैं, उनका पीएच में डिफरेंसेस आते हैं, तो उनको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ऐसे कारणों के कारण भी उन लोगों को तकलीफ हो सकती है, रिलेशंस रखने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अनदर इज अ गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस जो हम बता रहे थे कि सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनिया, डिस्पेरिनिया, तो उसमें जैसे एंडोमेट्रियोसिस बीमारी है, ओवेरियन सिस्ट हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, या कोई भी पेल्विक ऑर्डर उनका इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं, या इनफैक्ट सिस्टमेटिक डिजीज भी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, तो उनके में भी उनको पेन हो सकता है जिसके कारण उनको प्रॉब्लम होती है। एंड ओवरऑल सिस्टमिक डिसऑर्डर्स जैसे कि अल्कोहल अब्यूज है, ड्रग एडिक्शंस, देन डायबिटीज, एंड ड्यू टू पेन जैसे आर्थराइटिस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, तो पेन के कारण उनको हिंड्रेंस होता है जिसके कारण उनको फर्क पड़ता है। और साइकोलॉजिकल कॉजेज में अगर हम देखेंगे तो लाइक डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ अब्यूजेस जो है, फिजिकल अब्यूज अगर हुआ है, रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज हैं उनको, कुछ लैक ऑफ इंटिमेसी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को बॉडी इमेज से प्रॉब्लम होता है, तो स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, तो ये सब कारणों से भी उन लोगों को क्या होता है, साइकोलॉजिकली दे गेट अफेक्टेड एंड दे फील कि दे आर नॉट दैट अपीलिंग, तो काफी फर्क पड़ता है उससे। तो बेसिकली तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट दे आर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉजेज, दोनों ही जरूरी हैं, ट्रीट करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम जो फिजिकल कॉजेज को अगर ट्रीट कर देते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल जो कॉजेज को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है देयर वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रॉपरली डायग्नोस्ड और उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर ममता, यहाँ एक ऑडियंस का सवाल शामिल करना चाहूंगी। उनका ऐसा कहना है कि उन्हें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जो बीमारी है और वो उसके लिए लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रही है। ब्लड प्रेशर होने के बावजूद क्या वो अपने सेक्सुअल लाइफ को हेल्दी रख सकती हैं? अगर ऐसा है तो कैसे? लाइक दिस इज लाइक सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। सब कोई कैन हैव, एवरीबडी कैन हैव अ हेल्दी सेक्सुअल लाइफ इन स्पाइट ऑफ उनको जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ब्लड शुगर अगर उनका कंट्रोल में है, हेल्दी है, लाइफस्टाइल उनकी हेल्दी है, ओबेसिटी नहीं है, दे आर फॉलोइंग अ गुड डाइट, एक्सरसाइज, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी सेक्सुअल लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होना चाहिए। तो एज पर ड्यू टू डिजीज अगर उनको ऐसा लगता है तो मुझे नहीं लगता कि उससे उनको कुछ भी फर्क पड़ना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे कोई वुमेन आइडेंटिफाई कर सकती है, ये महिला कैसे पता लगा सकती है कि वो सेक्सुअल डिस्फंक्शन से सफर कर रही है और किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है? अगर किसी को भी 6 मंथ से ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम है कि उनको लगता है दे आर नॉट हैप्पी, सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, और जो उनके रोजमर्रा के काम में उनको फर्क पड़ता है, उनसे हिंड्रेंस होता है, अनहैप्पीनेस रहता है, उस चीज के कारण अगर उनको डिस्ट्रेस रहता है, तो मतलब दे आर गोइंग थ्रू दिस सेक्सुअल डिसफंक्शन, एंड उनको सही वक्त पे वो टाइम पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इसका जो ट्रीटमेंट अप्रोच है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब सिर्फ गायनेक नहीं, उसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है, साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्व होता है, तो सिर्फ गायनेक के पास नहीं, उनको ये तीनों स्पेशलिस्ट के साथ मिलके उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि कॉज क्या है, तो उसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल अगर कुछ परेशानियां हैं तो क्वेश्चनर्स आते हैं, वो उनको फिल कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हम उनकी हिस्ट्री लेके ये पूछ सकते हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, कहाँ पे है, किस चीज का प्रॉब्लम है, लाइफ में कुछ स्ट्रेस है, या उनको हस्बैंड के साथ घर में फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है। फिर बाकी मेडिकल हिस्ट्रीज जैसे कि डायबिटीज है, पिछली कुछ सर्जरीज हुई थी, या वो किसी चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करके, जैसे सिस्टमिक एग्जामिनेशन करके बीपी का प्रॉब्लम है क्या उनको, कुछ और है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है। फिर पेल्विक एग्जामिनेशन में कुछ भी गायनेक प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कुछ भी उनको क्या, समटाइम्स एग्जामिन करते वक्त ही हमें पता चलता है कि दे हैव अ डीप पेरिनिया, डिस्पेरिनिया, तो
हम वो टाइम पे वो चीज डायग्नोज कर सकते हैं जब हम फिजिकली एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, और वो टाइम पे डायग्नोज करके उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ब्लड टेस्ट इतना ज्यादा हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी सिस्टमिक डिसऑर्डर है वो हम डायग्नोज कर सकते हैं ब्लड टेस्ट से। बेसिक ब्लड टेस्ट जैसे कि थायराइड है, बीपी का है, या कुछ उनको डिसलिपिडीमिया है, तो वो सब चीजें हम ब्लड टेस्ट करके डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जैसे मैंने बोला, इट्स अ वेरी स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट, जस्ट मेडिकेशंस नहीं है, मेडिकेशन से भी बहुत ज्यादा कुछ है इसके ट्रीटमेंट को इन्वॉल्व करने के लिए। जैसे कि सर के पास मुझे लगता है इस तरह के ज्यादा पेशेंट्स आते होंगे एज कम्पेयर टू हम लोग के, क्योंकि इट इज लाइक नॉट ओनली मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस इज इम्पोर्टेंट। अगर ओबेसिटी है उनको, उनका कुछ भी है, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल भी करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, तो इनको मेंटली भी उनको बहुत बेनिफिट होता है। देन कपल काउंसलिंग कैन बी डन by a good psychologist under the supervision of the psychiatrist, and cognitive behavior therapies in vagus में जैसे मैंने बताया, तो उसमें वो हेल्प करता है उनको पहली बात तो कॉन्फिडेंट दिलाने का कि उनकी बॉडी के साथ कुछ भी गलत नहीं है। फिर स्लोली कुछ मेडिकल डिवाइसेस आते हैं जैसे डायलेटर्स वगैरह आते हैं, उनको हेल्प करने का, बताने का कि आप खुद से ट्राई करो, आप ट्राई करोगे आपका फियर निकल जाएगा, एंड यू विल बी मोर हैप्पी एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, तो वो यूज कर सकते हैं। देन जो पोस्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि जो बर्थ के बाद आपका पेल्विक फ्लोर बहुत वीक हो जाता है, तो उसके कारण भी बहुत सारी वुमेन्स दे आर नॉट एबल टू हैव अ सेक्सुअल लाइफ सेटिस्फैक्ट्री, तो उसमें वो कीगल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे उनके नीचे के मसल्स टॉट हो जाते हैं एंड दे हैव अ बेटर टोन ऑफ द पेल्विक मसल्स। एंड पेन मैनेजमेंट, अगर कुछ भी पेन है जिसके कारण उनको, क्या पेन जिस कारण है, अगर वो मैनेज नहीं करते हैं, आर्थराइटिस वगैरह का ट्रीटमेंट देते हैं, तो भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव होती है, तो वो कर सकते हैं हम लोग। एज अ मेडिकेशंस जो है, आई फील कि दे डोंट प्ले मच पार्ट, लेकिन हाँ थोड़े हद तक दे कैन हेल्प। सो मेडिसिन लाइक पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज दे सकते हैं, ईस्ट्रोजन क्रीम्स दे सकते हैं अगर वेजाइनल ड्राइनेस है उनको। फिर समटाइम्स दे से कि टेस्टोस्टेरोन आल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव लिबिडो, ठीक है। एंड सर्टेन जो ड्रग्स हैं विच कैन फूड सप्लीमेंट्स आर देयर विच कैन आल्सो help sexual health. So we can teach patient arousal techniques so that they can have more intimacy and foreplay. तो वो भी काफी हेल्प करता है पेशेंट को कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट के लिए। डॉक्टर कुमार कामले, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी जिस तरह से फीमेल्स यानी महिलाएं ज्यादातर वर्किंग वुमेन होती हैं, प्रोफेशनल जिंदगी के साथ साथ वो घर के भी काम कर रही होती हैं, ऐसे में सेक्सुअल लाइफ पे वो ज्यादा फोकस नहीं कर पाती हैं, इसलिए कई बार एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश कर पाती हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस तरह की महिलाओं के आपके पास आके आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? मैम ने बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत सारी चीज़ें बता दी है ऑलरेडी। इंटीमेसी ये जो शब्द है ये बेसिकली होता है प्यार दोनों के बीच का, दोनों पार्टनर्स जो है उनके बीच का प्यार। तो वो सिर्फ बेड में शुरू नहीं होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में शुरू होता है। उसका आपका रिलेशनशिप कितना हेल्दी रहता है वो इंश्योर करता है कि आपको सेक्स के लिए टाइम मिले ना मिले, आपका रिलेशनशिप हमेशा जो है वो हेल्दी रहेगा। तो इंटीमेसी जो होती है, ये जुड़ाव जो होता है, ये बेड के बिस्तर में जाने के पहले ही शुरू हो चुका होता है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में कितना केयर करते हो एक दूसरे के लिए। सो फॉर इवन अ वर्किंग वुमन, जो वर्किंग हस्बैंड होता है उसे भी होम मेकर का प्रोफेशन जरूर अदा करना चाहिए। देयर आर टू प्रोफेशंस एवरीबॉडी हैज टू प्ले। One is the professional job that they do at workplace and the other profession is the homemaker job. So ये भी अगर जोड़ीदार दोनों बांट के करते हैं तो काफी सारी इंटीमेसी, क्योंकि फीमेल्स का नजरिया जो होता है वो इमोशन बेस्ड होता है, वो फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं होता है। वो कभी भी किसी मर्द को इसलिए ज्यादा पसंद नहीं करेगी ही इज वेरी फिजिकली अट्रैक्टिव, वो पहले ये देखेगी कि ये इमोशनली कितना सेटिस्फाइंग है इस पार्टनर के साथ रहना। सो इफ द रिलेशनशिप इज इमोशनली बॉन्डिंग, तो वर्किंग वुमेन के जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम या एनीबॉडी एनी सेक्सुअल प्रॉब्लम विद एनी वुमेन, मैक्सिमम चीजें उसमें कवर हो जाती है। एंड द रिलेशनशिप एंड मैम ने जो शब्द कहा था फोर प्ले,
तो उसके लिए सनसेट फोकस की भी एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है, कपल्स को, दोनों को सिखाई जाती है। काफी सारे कपल्स उसके लिए कंसल्ट करते हैं। इट्स अ पेशेंस के साथ करना पड़ता है, बट ग्रेजुअली इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स मैक्सिमम। एंड ऑल्सो वन थिंग, अगर पार्टनर में अल्कोहल डिपेंडेंस का प्रॉब्लम है, एडिक्शन का प्रॉब्लम है मेल पार्टनर में, तो उसे एड्रेस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी थी। उसके वजह से कई बार फीमेल्स को सेक्सुअल प्रॉब्लम होते रहती है, क्योंकि उनको पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन ही नहीं लगता है। डॉक्टर अनुराधा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, क्या ये जो स्थिति है, ये जो कंडीशन है, क्या वो परमानेंट होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेम्परेरी होता है, लाइक जो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है, रिलेशनशिप इश्यूज से रिलेटेड है, ये थोड़े समय के बाद अपने से ठीक हो जाता है। लेकिन कोई जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, लाइक क्रॉस इरेडिएशंस या रेडियोथेरेपी एंड ऑल, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उन लोगों को ज्यादा लंबे समय तक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, या काफी हमेशा के लिए भी कुछ लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो ये कहना तो मुश्किल है कि परमानेंट है कि नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने से रिजॉल्व हो जाता है। इसी से जुड़ा एक दर्शक का सवाल लेना चाहूंगी। उनका यूट्रस रिमूव किया गया है महिला का, तो क्या उन्हें लगता है, और अभी वो फिलहाल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो उनका कहना है कि क्या ये उन्हें लाइफ भर ऐसा ही रहेगा, ये कुछ समय बाद ये चीज? देखो, यूट्रस अगर देखा जाए तो इट डजंट प्ले मच रोल। अगर ऐसे सेक्सुअली जब रिलेशनशिप में रहते हैं तो यूट्रस का कुछ भी ऐसा रोल नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द वुमेन्स, उनको क्या लगता है कि अभी मेरा रिप्रोडक्टिव लाइफ खत्म हो गया है, तो अभी मुझे क्या जरूरत है कि मैं साथ में रहूं हस्बैंड के, आई डोंट हैव अ यूट्रस, मैं बच्चे तो पैदा नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू रहता है उन लोग के साथ कि मेरे को यूट्रस नहीं है, मैं इनफर्टाइल हूँ और मैं एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ नहीं रह सकती। तो उनको चाहिए कि वो ट्राई करे, अपने हस्बैंड से बात करे और अपने दिमाग से ये चीज निकाल दे कि उनके पास, उनका हिस्टेक्टमी हुआ है, उनके पास यूट्रस नहीं है, तो वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती है। दूसरा, अगर उनका हिस्टेक्टमी हुआ है, ओवरीज निकाली गई है, उनको ड्राइनेस का इश्यू है, पेन है, तो वो सब चीजें ट्रीट की जा सकती हैं। वो अपने डॉक्टर से मिले और उनको बताए, उनको एड्रेस करे इशू कि उनको क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, उनको ऐसा क्यों लगता है, और उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराधा एंड डॉक्टर कुमार कांबले फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हम आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर्स ने जो भी सवाल पूछे उन्हें आपके जवाबों में उनसे काफी हेल्प मिलेगी। एंड ये जो वैल्यूएबल इनपुट्स आपने दिए हैं विमेन सेक्सुअल डिस्फंक्शन को लेकर के, ये एक शुरुआत मेडिसर्कल ने की है कि जिस तरह से मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन को इतने बड़े तरीके से लिया जाता है, उसे ट्रीट किया करने की कोशिश की जाती है, डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं। I think it's high time that we women also come forward, and if any woman is having a female sexual dysfunction problem, they should definitely speak to the doctor and get the problems resolved. Thank you so much for joining us at MediCircle. Thank you so much. Thank you, Smita. Thanks a lot.